मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास है हमारी 8, सब्जेक्ट हमारा SST और इस चैप्टर का पार्ट 4 है। चैप्टर है हमारा 6, नाम है उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा वस्त्र उद्योग के बारे में, हम तुलना कर रहे थे। उस तुलना में हमने भारत का जो वस्त्र उद्योग है, आपको बताया गया कि जो भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल थी कहाँ थी, कोलकाता में स्टार्ट की गई, लेकिन वो बंद की गई। फिर मुंबई में उसकी स्थापना की गई। मुंबई में जो कपड़ा उद्योग है बहुत फेमस है, वो उसका एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन मुंबई में क्या है, कुछ असुविधाएं हुई उन्हें और उन्होंने अहमदाबाद को अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया। जो भारत का कॉटन पॉलिश है वो कौन सा शहर कहलाता है, मुंबई। लेकिन जो मैनचेस्टर है, मैम ने बताया था आपको, क्या है वो, अहमदाबाद। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ओसाका के बारे में। जो अहमदाबाद की 2 कपड़े मिलें थी, एक संयुक्त कपड़ा मिल और एक कताई कपड़ा मिल, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा होगा और अपने आप भी आपने सेल्फ रीडिंग की होगी, जिसमें आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ओसाका, जो कहाँ पर है, जापान में। चलिए आज की फर्स्ट हेडिंग है हमारी ओसाका। जापान कई मामलों में एक अनोखा देश है। इस द्वीपीय देश ने यह सिद्ध किया है कि प्रतिबद्धता के सामने प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं रुकावट नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जो जापान है वहाँ पर क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है वो कम है, लेकिन मानव जो इतना डेवलप है, या वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई है कि वो एक विकासशील देश में आता है, विकसित देश में। ठीक है, की प्रतिबद्धता के सामने प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं रुकावट नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1450 के बाद जापान पूर्णतः नष्ट हो गया था। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, लेकिन इसने इतनी जल्दी अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो आज एक विकासशील देश में गिना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो गई थी क्योंकि यहाँ विनाश बड़े पैमाने पर हुआ था। यहाँ लगभग 80% उद्योग नष्ट हो गए थे। इस देश की मुख्य समस्या प्रचुर कच्चे माल की उपलब्धता थी। यहाँ न कि लोहा था और न ही कपास उपलब्ध था। फिर भी आज जापान के 2 उद्योग विश्व में सर्वोत्तम हैं। जापान के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति ने विश्व को दिखा दिया कि वे बिना किसी संसाधन के भी प्रगतिशील बन सकते हैं। वे यह भी दर्शाते हैं कि प्रतिबद्धता उद्योग की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ओसाका होन्शु द्वीप में स्थित एक विशाल औद्योगिक नगर है। यह एक बंदरगाह तथा तटीय नगर भी है। ओसाका में वस्त्र उद्योग की संपन्नता से बहुत से कारण हैं। यह योडो नदी के डेल्टा पर स्थित है, जो वस्त्र उद्योग के लिए जल उपलब्ध कराती है। आपने देखा जितने भी बड़े उद्योग हैं वो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित है। उससे 2 फायदे हैं, एक तो वहाँ पर यातायात भी आराम से मिल जाता है जल मार्ग के द्वारा, और जो जल की अब उपलब्धता है उससे जो उद्योग में जल की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाती है। यह एक बंदरगाह तथा तटीय नगर भी है। ओसाका में वस्त्र उद्योग की संपन्नता के बहुत से कारण हैं। यह योडो नदी के डेल्टा पर स्थित है, जो वस्त्र उद्योग के लिए जल उपलब्ध कराती है। समुद्र से निकटता के कारण ओसाका में गर्म व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जो कपास उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र दोनों विद्यमान हैं। इसके पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो ओसाका को जापान के अन्य भागों की तरह जल विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। यह जल विद्युत बहुत से उद्योग, जिसमें वस्त्र उद्योग भी सम्मिलित है, को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग की जाती है। ओसाका जापान के सबसे बड़े वित्त केंद्रों में से एक है क्योंकि यहाँ पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ओसाका राष्ट्रीय रेल मार्ग का राष्ट्रीय स्तर का जंक्शन है। इसके बंदरगाह बहुत विशाल है, जो माल के आयात निर्यात के लिए उपयुक्त है। देखिए कितनी सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो उद्योग की जो ये पूरी करती है। नंबर 1 पानी हो गई, बिजली हो गई, और जो यातायात के साधन हो गए, है ना। तो जो भी हम उद्योग स्टार्ट करते हैं उसके लिए कुछ बेसिक नीड्स होती है, जो जिनको ध्यान में रख के ही बड़े उद्योग स्टार्ट किए जाते हैं।
ओसाका में वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मिस्र से आयात किया जाता है। जापान, जो आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, वह विश्व के प्रमुख वस्त्र उद्योगों को मात दी है। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि जापानी लोग मेहनती, सहयोगी, देशभक्त तथा एक दूसरे के मददगार हैं। वे अपना समय हड़ताल करने में व्यर्थ नहीं करते। इन सभी तथ्यों का परिणाम जापान का विश्व स्तरीय उत्पाद है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जापानी सरकार की नीति ने भी तेजी से हो रहे विकास को प्रोत्साहित किया। ओसाका में उत्पादित होने वाले अधिकांश वस्त्र का निर्यात किया जाता है। ओसाका का वस्त्र उद्योग लगभग 220 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। यह उद्योग विस्तृत रूप से अनेक वस्त्र इकाइयों में बटा है, जो कताई धागों को बांटने, रंगने, बुनने तथा सिलने में संलग्न है। बहुत सी अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं इन उद्योगों को और अधिक विकसित करने हेतु क्रियाशील है। वस्त्र उद्योग का केंद्र होने के साथ साथ ओसाका एक मुख्य औद्योगिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ है। यहाँ अनेक नए उद्योग विकसित हैं, जिनमें मशीन उद्योग, वैद्युत संबंधित सामान, लौह इस्पात उद्योग, धातु संरचना उद्योग, रसायन उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, जहाजरानी तथा वैद्युत उपकरण उद्योग, टेलीविजन, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम तथा अन्य बहुत से उद्योग सम्मिलित हैं। देखिए, इसमें बताया गया है जापान में कितने सारे उद्योग हैं जो सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश को बड़ा विकासशील बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं वो तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन जो मानव है वो अपनी इच्छा शक्ति से और अपने कार्य की कुशलता से किसी भी देश को, किसी भी काम को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकता है। वह जो सक्षमता है वो और किसी में नहीं है। तो मानव अगर चाहे या मानव करे तो वो क्या कर सकता है, किसी भी देश को तरक्की दे सकता है, उद्योगों को बड़ा कर सकता है। तो यही कारण है कि मानव को विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। अब नेक्स्ट है हमारी सूचना प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे ये जो तुलनात्मक अध्ययन है वो दो बड़े बड़े देश समझ लीजिए, उनमें जो आईटी है उस क्षेत्रों में कितनी प्रोग्रेस की है उनके बारे में है। अब देखिए कौन कौन सा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सूचना तकनीकी सूचना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में स्थानांतर संबंधित है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविज़न, फैक्स आदि सूचना स्थानांतरित करने वाली क्रांतिकारी मशीनें हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग ने सभी प्रकार की सूचनाओं को मात्र माउस से एक क्लिक से विश्व के प्रत्येक कोने में उपलब्ध करा दिया है। आज सूचना तकनीकी विश्व में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला उद्योग बन गया है। इसने विश्व के लोगों को निकट लाने में सहयोग प्रदान किया है। लोगों को निकट लाने की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन भी है कि वैश्वीकरण क्या है। ध्यान से देखिए क्या कि लोगों को निकट लाने की प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण कहलाती है। कंप्यूटर का हमारे जीवन में मुख्य योगदान यह है कि इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को तीव्रता तथा शुद्धता से कर सकते हैं। अब एक के बाद एक छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर अस्तित्व में आ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग तथा डिज़ाइनिंग प्रणाली सम्मिलित है, जो दूरगामी संचार में सहयोग प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सिलिकॉन वैली तथा भारत में बेंगलुरु दो मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। अब हम इन स्थानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए कौन कौन से दो देश हैं। एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है हमारा भारत। भारत में आईटी क्षेत्र कहाँ कहाँ थे हमारे, नोएडा में थे, बेंगलोर में थे और दो जगह और थे। इसमें हमने भारत का कौन सा, बेंगलुरु वाला इसे लिया गया है। मैंने आपको बताया था ये सिलिकॉन घाटी भी कहलाता है। चलिए इसमें देखते हैं भारत। मुंबई भी था जो हमारा आईटी क्षेत्र था। चलिए देखते हैं। बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो दक्कन के पठार में स्थित है। इस नगर में वर्ष भर मध्यम जलवायु रहती है। बेंगलोर में की जलवायु न तो अधिक गर्म है और न अत्यधिक ठंडी, अतः यह कार्य करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह वर्ष भर सुहावना रहती है। लगभग आधी शताब्दी पूर्व बेंगलोर एक सुस्त नगर था जिसे पेंशन भोगियों का स्वर्ग कहते थे। आज यह देश में सबसे अधिक जीवंत औद्योगिक केंद्र में से एक है। देखिए कुछ समय पहले ये क्या था, एक पेंशन भोगी क्षेत्र भी कहा जाता था, लेकिन आज ये आईटी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कर्नाटक का एक लंबा इतिहास है। सन 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा बहुत से उच्च उद्योग स्थापित किए गए। अनेक निर्माताओं ने मशीन के पुर्जे, वैद्युत मोटर, वायुयान, संचार यंत्र, वस्त्र, जूता, मुद्रण सामग्री, घड़ी आदि के उद्योग यहाँ स्थापित किए। यहाँ स्थापित मुख्य उद्योग हिंदुस्तान मशीन, HMT, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, इंडियन टेलीकॉम उद्योग, ITI, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आदि हैं। जिस उद्योग हेतु बेंगलुरु विश्व प्रसिद्ध है वह सॉफ्टवेयर उद्योग है। ठीक है, जिसके लिए बेंगलुरु सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सा उद्योग है? हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग है। सन 1970 के दशक में बेंगलुरु कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इससे अत्यधिक प्रगति की है। सन 1984 में विदेशी विकास के लिए प्रथम कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की स्थापना हुई। यहाँ सन 1991 भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा सन 1992 में सैटेलाइट इंटरनेशनल गेटवे फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की स्थापना हुई। 1977 में कर्नाटक सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना। सन 1998 में बेंगलुरु की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की संख्या 253 थी। सन 1999 में बेंगलुरु ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया था। सन 2001 देखिए यहाँ पे ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपने बुक में ध्यान से देखेंगे। सन 2001 में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की संख्या 928 के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जो $1.6 बिलियन पर कार्य कर रही थी। ये केंद्र निरंतर प्रगतिशील हैं। बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के तीव्र विकास ने 100 से भी अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया है। अतः यह भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी तथा सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी, इसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी और सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी। बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने के बहुत से अनुकूल कारक है। बेंगलुरु तथा कर्नाटक में बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थाएं हैं जो तकनीकी शिक्षा के लिए अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाते हैं। यहाँ बहुत से उत्कृष्ट विद्यालय, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा अन्य सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण केंद्र है जो इस उद्योग को उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध कराता है। बेंगलुरु के अनुकूल वातावरण ने बहुत से विदेशी तथा घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी जैसे GE, IBM और देखिए यहाँ भी ये इंटेल है, इंटेल, मोटोरोला, हैवलेट पैकार्ड तथा सन फार्म को आकर्षित किया। इन संस्थानों ने बेंगलुरु में ही अपने मुख्यालय स्थापित किए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तथा विप्रो में प्रशिक्षित व्यक्ति कार्यरत है जो घने तथा विदेशी बाजारों की परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तथा इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय कौशल की पहचान विदेशों में हुई है। बेंगलुरु तथा भारत के अन्य नगर जैसे गुड़गांव, चंडीगढ़, नई दिल्ली आदि में स्थित भारतीय फर्मों में अमेरिकी तथा यूरोपीय फर्म कार्य करवाना पसंद करती हैं। बहुत कम उद्योगों ने भारत के लिए इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है जितनी सॉफ्टवेयर उद्योग ने। यह उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योग में से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें बताया गया है कि भारत ने अन्य उद्योगों में जो बनाई है अपनी पहचान वो तो है, लेकिन IT के क्षेत्र में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो सबसे ज़्यादा है। आगे है, उद्योग सिद्ध हुआ है। भारतीयों के लिए यह गौरव का विषय है कि उनके कौशल की पहचान विश्व भर में हो रही है और इसमें बेंगलुरु का सहयोग भी कम नहीं है। तो इसमें सब श्रेय किसे दिया गया है? बेंगलुरु को। अब आता है सिलिकॉन वैली। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी सिलिकॉन वैली ये कहाँ की है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है जहाँ पर IT का बहुत बड़ा एरिया है, जिसकी तुलना हमारे बेंगलोर को की गई है।
इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी भी या वैली भी कहा जाता है भारत की। ठीक है, ये मत कहना कि सिलिकॉन वैली तो हमारे बेंगलुरु, नहीं, वो उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, लेकिन जो रियली में सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन वैली शब्द का प्रयोग डॉन हॉफलर नामक पत्रकार द्वारा किया गया था। यह शब्द मूलतः सांता क्लारा काउंटी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य को वर्णित करने के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ जो एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसको वर्णित करने के लिए इसका उपयोग किया गया। सिलिकॉन वैली पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में तटीय श्रृंखलाओं से घिरी है। यह क्षेत्र 20वीं शताब्दी के मध्य तक संपन्न कृषि क्षेत्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एरोस्पेस में संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा कार्यक्रमों तथा इलेक्ट्रॉनिक ने सिलिकॉन वैली में अनेक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा विकास में सहयोग किया। सन 1951 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पास स्टैनफोर्ड औद्योगिक पार्क की स्थापना एक उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में की गई। सन 1951 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी ज़मीन का एक भाग उच्च प्रौद्योगिकी कंपनियों के निर्माण के लिए स्टैनफोर्ड औद्योगिक पार्क, बाद में अनुसंधान नाम दिया गया, को लंबे समय के लिए किराए पर दे दिया। तत्पश्चात यहाँ एक बड़ी संख्या में उच्च फार्मों जैसे इंस्ट्रूमेंट, कोडाक कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, हॉवलेट पैकर्ड कंपनी, एडमायरल कॉरपोरेशन आदि के केंद्रों की स्थापना हुई। इन कंपनियों ने शीघ्र ही स्टैनफोर्ड औद्योगिक पार्क को अमेरिका के प्रमुख उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। यह सिलिकॉन वैली का प्रारंभ था। जब अधिक से अधिक कंपनियां यहां स्थापित हो गई तब इसे सिलिकॉन वैली नाम दिया गया। सन 1980 तथा 1990 के दशक में सिलिकॉन वैली का भूभाग तब और परिवर्तित हुआ जब अर्धचालक सेमीकंडक्टर से अधिक बल पर्सनल कंप्यूटर के निर्माण पर दिया जाने लगा। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा इंटेल पर आधारित व्यवसाय को महत्व दिया जाने लगा। हमने पढ़ा तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो अमेरिका द्वारा विकसित था इसी चैप्टर में। तो वही चीज़ है कि जब जो हमारी सिलिकॉन घाटी है अमेरिका की, उसमें किस पे जोर दिया जाने लगा, कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर पे। तो वहाँ की जो उसकी नीड है या उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई पहले से, जो आज भी इस वैली में स्थापित है। यहाँ कर्मचारियों तथा कुशल कारीगरों की निरंतर गतिविधि भी जारी है। परिणामतः सिलिकॉन वैली ने देश की आर्थिक उन्नति को बढ़ाया है। सन 1992 तथा सन 1999 के मध्य सिलिकॉन वैली ने 2,30,000 से अधिक रोजगार के साथ साथ लगभग 40% कैलिफोर्निया के निर्यात व्यवसाय में योगदान दिया। निसंदेह संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेषतः कैलिफोर्निया की समृद्धि से सिलिकॉन वैली की एक अहम भूमिका है। जैसे भारत में बेंगलुरु की है, ऐसे ही अमेरिका में सिलिकॉन वैली की है। सिलिकॉन वैली में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन प्राप्त होता है। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों को आकर्षित करता है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र बहुत महंगा हो गया है क्योंकि यहाँ की अनेक कंपनियाँ अब अन्य राज्यों व देशों जैसे भारत व चीन से कार्य करवाने की प्राथमिकता दे रही है। इस क्षेत्र ने संपूर्ण विश्व में प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग प्रदान किया है। तो हमने यहाँ पढ़ा किसके बारे में, आईटी कंपनी हमारी सिलिकॉन वैली के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ द्वारा व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।